हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लाया हूँ आपके लिए आरसीसी का लेक्चर नंबर 1। देखिए आरसीसी जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें मैं चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करूँगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, इसमें हो सकता है कि 2 या 3 लेक्चर्स हों और ये ख़त्म हो जाए। देखिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जो है ये सेमेस्टर के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर में इससे 1-5 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, बस थ्योरी होता है। लेकिन इस चैप्टर को ऐसे तो ऊपर ऊपर देखने पर लगता है कि कितना आसान चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में कई सारी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आगे चल के उनको कंपटीशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को भी आप ध्यान से समझिए। मैं 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में जो आप कॉपी बनाएंगे उसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और इसका जो पहला हेडिंग है उसको आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो हम लोग शुरुआत करेंगे कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आज का हेडिंग रहेगा कंक्रीट। ठीक है, ये हेडिंग आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। और फिर देखो मैं पढ़ाता कैसे हूँ कि मैं पहले आपको बताऊँगा कि ये हेडिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हेडिंग आपको नोट्स में लिखना है, उसको मैं यहाँ समझा दूँगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूँगा कि कॉपी पे कैसे लिखना है। क्लास में भी आपको याद होगा कि मैं ऐसे ही तो पहले समझाता था और फिर बोल के लिखवाता था। ठीक है, नोट्स जरूर साथ साथ में आप बनाते चलिएगा, जो मैं कहूँगा उसको लिख लीजिएगा मोबाइल को पाज करके। ठीक है, क्योंकि देखो कॉपी में लिखोगे नहीं तो आपको पता ही है कि सब बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं बाद में आपको इसका लिखा लिखाया मतलब जैसे नोट्स होता है उस तरह का पीडीएफ दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि देखो अभी मैं दे दूंगा तो बच्चे लिखेंगे नहीं। और एक बात और, देखो मोबाइल के पीडीएफ से पढ़ना आसान नहीं होता है। जब आप अपने हाथ से अपने कॉपी पे लिखेंगे ना तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए कभी भी अपने हाथ से लिखना चाहिए। तो वो जो पीडीएफ है वो मैं बाद में आपको दूंगा ताकि आप लोग पहले लिख लें, वो रहेगा आपके पास। कुछ छूट उठ गया हो तो आप उससे अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो सबसे पहला एक जाएगा कंक्रीट। कंक्रीट कहते किसे हैं सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो देखिए कंक्रीट एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। किन चीज़ों का? तो 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। एक होता है बाइंडिंग मटेरियल, एक होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल यानी जो बांधने वाला या सभी जो मटेरियल होते हैं उनको जोड़ कर रखने वाला जो पदार्थ है उसे हम लोग बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। फाइन एग्रीगेट, देखिए आप सीटी में ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। फाइन एग्रीगेट जैसे सैंड हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन तो होता है कि जो 4.75 से जिसका साइज कम हो 4.75 mm से, लेकिन वो सब छोड़िए। बस अभी आप ऐसे सामान्य भाषा में जानिए कि फाइन एग्रीगेट यानी जो महीन कण होते हैं, महीन मिलावा जिसको कहते हैं, वो होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल सैंड हो गया। कोर्स एग्रीगेट यानी जो मोटा मिलावा होता है, जो बड़े बड़े साइज के पत्थर जैसे कण होते हैं जिसको आप गिट्टी भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं इन 3 चीज़ों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं कंक्रीट। और जाहिर सी बात है मिश्रण वाटर की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, तो जब बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो जो मिश्रण तैयार होता है उसे कंक्रीट कहते हैं। यही चीज़ आप अपने नोट्स में लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि बाइंडिंग कंक्रीट एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को वाटर के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, और फिर ये लाइन नीचे लिख दीजिएगा। देखो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करते हैं सेमेस्टर का तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, ऐसी कोई चीज़ को ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे कंक्रीट इज इक्वल टू बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, ब्रैकेट लगा के नीचे लिख दीजिएगा प्लस वाटर। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा। अब चलिए देखो, ये तो हो गया कंक्रीट का परिभाषा। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे कि सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट सीधी सी बात है कि जब बाइंडिंग मटेरियल यानी सभी पदार्थों को जो बांध के रखने वाला पदार्थ है, ठीक है, सबको इकट्ठा बांधे रखने वाला जो पदार्थ है, वो बाइंडिंग मटेरियल जब सीमेंट होगा तो उस कंक्रीट को हम लोग कहेंगे सीमेंट कंक्रीट। सीधी सी बात है। अगर ये बाइंडिंग मटेरियल लाइम हो तो उसे लाइम कंक्रीट कहेंगे। तो जब बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होता है तो हम लोग उसे कहेंगे सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, सीमेंट कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट कौन सा होता है? तो फाइन एग्रीगेट सैंड होता है। ठीक है, जनरली सीमेंट के साथ जो फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाता है वो
सैंड ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइम के साथ हो सकता है कि सैंड ना प्रयोग किया जाए, लेकिन सीमेंट के साथ सैंड का ही प्रयोग करते हैं। और कोर्स एग्रीगेट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कोर्स एग्रीगेट के रूप में, जिसको आप लोग गिट्टी कहते हैं, उसका जो टेक्निकल नाम है वो है ग्रेवल। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट जो होता है, आप ऐसे लिख देंगे कि सीमेंट कंक्रीट जो है वो सीमेंट, सैंड और ग्रेवल को वाटर के साथ मिक्स करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल हो गया सीमेंट, फाइन एग्रीगेट हो गया सैंड और कोर्स एग्रीगेट हो गया ग्रेवल। अच्छा, सीमेंट कंक्रीट को हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी कहते हैं, पीसीसी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई और चीज़, स्टील की छड़ें वगैरह इसमें नहीं मिलाई गई हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। तो आप सीमेंट कंक्रीट का परिभाषा पहले लिख दीजिएगा कि सीमेंट, सैंड और ग्रेवल के मिश्रण, ग्रेवल को वाटर के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को हम लोग सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। हो गया। अच्छा, नीचे लिख दीजिएगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी इज इक्वल टू सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल प्लस वाटर। ठीक, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है पीसीसी, इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, मतलब जब आप इसको दबाएंगे 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 तो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ पे ये क्रश करेगा। ठीक है, या टूटेगा। तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये बहुत ज़्यादा होता है पीसीसी का। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है और प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी पीसीसी क्या होता है। अगला जो आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का जो नाम है आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि आरसीसी किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे एक समस्या आती है। देखो, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं या ठीक है कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें आपको पता है बीम होता है, कॉलम होता है, फाउंडेशन होता है। ठीक है, अलग अलग स्लैब होते हैं, तो अलग अलग उसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। ठीक, और आपको ये भी पता है कि जब कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जैसे आप एक बीम का एग्जांपल लीजिए, तो बीम का आप सबको डिफिनीशन तो पता ही होगा, मैंने आपको सोम में ये सब चीज़ें पढ़ाया हुआ है कि जब सपोज दैट ये बीम है, इस पर ट्रांसवर्स लोड ऐसे लगता है, तो जब इस पर ट्रांसवर्स लोड लगेगा, ये बनाएंगे तो आप इसको कंक्रीट का ही, तो जब इस पर ट्रांसवर्स लोड लगेगा तो ये ऐसे बेंड करेगा, और जब ये ऐसे बेंड करेगा तो आप सबको पता है कि ऊपर के फाइबर में, ऊपर के लेयर में कंप्रेशन आएगा और नीचे के लेयर में टेंशन आएगा। ठीक है, मतलब बीच में न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल लेयर होता है, और ऊपर यहाँ पे कंप्रेशन आता है और नीचे यहाँ पे टेंशन आता है। तो आप सबको पता है कि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो पीसीसी है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में ये कमज़ोर होता है। तो जब ये टेंशन में कमज़ोर है तो इसके, तो जाहिर सी बात है जब इस पर लोड लगेगा तो ऐसे क्रैक कर जाएगा, इस तरह से ये क्रैक कर जाएगा, क्योंकि ये टेंशन सहन नहीं कर पाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत कम है। तो दबाएंगे तो दबाव सहन कर लेगा, लेकिन खिंचाव को सहन नहीं कर पाएगा, तो ये टूट जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इसमें स्टील की छड़ें लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे स्टील की छड़ें, मतलब सामने से आप देखेंगे तो इस तरह से स्टील की छड़ दिखेगी, अगर आप बगल से देखेंगे तो आपको इस तरह से छड़ दिखाई देगी। जैसे ये बीम है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो इस तरह से आपको छड़ें यहाँ पे ऐसे दिखाई देंगी। ठीक है, मतलब ये अंदर गई हुई हैं छड़ें, समझ रहे हैं ना, ऐसे हैं इधर से, जैसे ये एलिवेशन है, तो ये आप ऐसे 3 डायमेंशनल व्यू से थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ये बीम है, ठीक, तो ये बीम है, तो यहाँ से इस तरह से ऐसे छड़ें अंदर की तरफ गई हुई हैं, 1 छड़, 2 छड़, 3 छड़, ठीक, इस तरह से ऐसे छड़ें गई हुई हैं। तो ये छड़ें क्यों लगाई गई हैं? इसलिए लगाई गई हैं कि जब ये बीम ऐसे मुड़े तो नीचे का, चूँकि इसका जाहिर सी बात है कंक्रीट का बना है, तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, दबाव को सहन कर लेगा लेकिन तनाव को सहन नहीं कर पाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग पीसीसी में स्टील की छड़ें मिला देते हैं। ठीक, और जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील की छड़ें मिला दी जाए, जब भी सीमेंट कंक्रीट में स्टील की छड़ें मिला दी जाए, तो जो मटेरियल वो तैयार हुआ, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे आरसीसी। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इस बात को याद रखिएगा। तो आपका डिफिनीशन कॉपी पे क्या लिखेंगे? आरसीसी का लिखेंगे कि पीसीसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, परंतु यह इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, अतः इसे
टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम पीसीसी में स्टील की छड़ें लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त पदार्थ को हम आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। और नीचे लिख दीजिएगा आरसीसी इज इक्वल टू पीसीसी प्लस स्टील रीइंफोर्स्ड बार्स, ठीक है। यानी जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील की छड़ें मिला दी जाए तो उसे ही आरसीसी कहते हैं। तो आप इस तरह से परिभाषा लिख लेंगे ना। परिभाषा एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कि पीसीसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ, पीसीसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है परंतु टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। अतः पीसीसी को टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम उसमें स्टील की छड़ें मिला देते हैं और इस प्रकार प्राप्त मटेरियल को, अर्थात जब पीसीसी में स्टील की छड़ें मिला दी जाए, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त मटेरियल को हम आरसीसी कहते हैं। यानी आरसीसी इज इक्वल टू पीसीसी प्लस स्टील रीइंफोर्स्ड बार्स, ठीक है। तो आप देखे ही होंगे हमारे यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कंक्रीट के साथ साथ स्टील की छड़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कॉलम है, मान लीजिए जैसे आप कॉलम देखे होंगे घर का, कॉलम माने पिलर या स्तंभ, ठीक है। तो कॉलम ऐसा होता है, ऊपर से थोड़ा सा मैं थ्री डायमेंशनल बता रहा हूँ, ऐसा होता है। कॉलम पे हमेशा कंप्रेसिव लोड लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंप्रेसिव, अब आप कहेंगे सर तो कॉलम में क्यों छड़ें मिलाई जा रही हैं, ये तो कंप्रेसिव लोड इस पे लग रहा है, इसको तो केवल दबाव सहन करना है। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी पीसीसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत हाई होता है, जिसमें छड़ें क्यों मिलाई जा रही हैं। तो देखो बात ये है ना कि जो इस पर लोड लगता है कंप्रेसिव लोड, वो एकदम सेंटर में नहीं लगता है, वो एकदम कॉन्सेंट्रिक नहीं होता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप लोड को देखें तो लोड जो है जरूरी नहीं है कि एकदम यहाँ लगे, एकदम सेंटर में लगेगा तब तो चलो वो केवल दबाएगा इसको, केवल इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस ही पैदा होगा। लेकिन अगर लोड हल्का सा हट के लगे, और जनरली लोड में इसेंट्रिसिटी होता है, इसे हम लोग इसेंट्रिक लोड कहते हैं। मतलब लोड जो है जरूरी नहीं है कि एकदम सेंट्रॉइड पर लगे, हो सकता है हल्का सा इधर लगे, हल्का सा इधर लगे, ठीक है। थोड़ा सा भी हट के लगे तो उस कंडीशन में यही कॉलम हल्का सा, मान लो कि ये कॉलम है और लोड यहाँ पे न लग के सेंटर में यहाँ लग रहा है, तो ये कॉलम ऐसे बेंड करेगा, जाहिर सी बात है, इस तरह से। तो जब ये बेंड करेगा तो फिर तो वही बात हुआ कि यहाँ पे आपका आ गया टेंशन, इधर आ गया कंप्रेशन। तो यहाँ टेंशन आ गया। अब अगर आप स्टील का छड़ नहीं लगाए हैं, ये केवल प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, तो ये इस साइड में क्रैक कर जाएगा, और क्रैक कर जाएगा तो फेल कर जाएगा कॉलम। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग में हम स्ट्रक्चर के फेल होने की गुंजाइश को एकदम नगण्य मान के चलते हैं। कभी भी सपोर्टेड हमेशा कंप्रेसिव लोड लग रहा है, लेकिन किसी भी वजह से अगर लोड इसेंट्रिक हुआ, चाहे वो विंड के प्रेशर से हुआ या जिस भी वजह से हुआ, अर्थक्वेक की वजह से हुआ, नॉर्मली किसी वाइब्रेशन की वजह से हुआ, शॉक की वजह से हुआ, अगर लोड में इसेंट्रिसिटी आई तो तुरंत ये हल्का सा बेंड करेगा और ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमको इसमें भी छड़ें लगानी पड़ती है। हालांकि अब देखो छड़ें लगाने का रीजन अभी मैं आगे और भी बताऊंगा। अगर आप छड़ न लगाएं तो ये कॉलम बहुत मोटा, इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा इस बात को कि जनरली जो पीसीसी है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। अतः पीसीसी को टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग उसमें स्टील की छड़ें लगा देते हैं और इस प्रकार प्राप्त पदार्थ को हम आरसीसी कहते हैं। तो पक्का आप इसका परिभाषा कोई भी पूछेगा तो लिख लेंगे, और नीचे ये जरूर लिख दीजिएगा कि आरसीसी इज इक्वल टू पीसीसी प्लस स्टील रीइंफोर्स्ड बार्स। देखो पीसीसी में जो स्टील की छड़ें हम लोग लगाते हैं वो हम लोग मैंने पीसीसी में जो स्टील हम लोग लगाते हैं वो छड़ों के रूप में ही लगाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ये नहीं कि अब पीसीसी है, वो सीमेंट है, सैंड है और ग्रेवल है और उसमें स्टील पीस के उसमें डाल दिया, ऐसा मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसमें स्टील की छड़ें ही हम लोग लगाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आरसीसी में जो स्टील होता है वो हमेशा छड़ों के रूप में होता है। तो चलिए, तो ये आपका आरसीसी का डिफिनीशन हो गया। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है। अब अगला हेडिंग रहेगा आपका एडवांटेजेज ऑफ आरसीसी, ठीक है। रटने वाला हेडिंग है कि आरसीसी के लाभ बताइए। मतलब आप देख ही रहे हैं कि आजकल का जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप अपने ही आसपास में नज़र दौड़ाइए, आपको केवल आरसीसी स्ट्रक्चर ही दिखेंगे। देखो आप अपने घर में नज़र दौड़ाइए तो देखो घर की दीवारें जो होती हैं वो तो ईंट की बनी होती हैं, वो उसमें स्टील की छड़ नहीं होती है, तो कोई आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन उस घर में आप घर का स्लैब देख लीजिए, मतलब जो छत है वो देख लीजिए, आप कॉलम देख लीजिए, आप
बीम देख लीजिए, ठीक है, कोई भी आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट देख लीजिए, सब के सब आरसीसी के बने होते हैं, ठीक है। खाली कंक्रीट का कुछ भी नहीं बनता है, उसमें स्टील की छड़ें लगानी ही पड़ती हैं। तो आखिर इतना ज़्यादा ये मटेरियल पॉपुलर क्यों है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर फ़ायदे होंगे। तो क्या फ़ायदे हैं कि ये मटेरियल सबसे ज़्यादा, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर या स्टील स्ट्रक्चर या लकड़ी के स्ट्रक्चर, टिम्बर के स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं, वुड स्ट्रक्चर, ठीक है, और भी मटेरियल्स, स्टोन के भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये आरसीसी ही है, ठीक है। तो क्यों है, आप देखिए जो ब्रिज बनते हैं वो भी आरसीसी के ही बना, मतलब बहुत सारे ब्रिज आप देखे होंगे जो आरसीसी के बनाए जाते हैं। स्टील के भी बनते हैं, स्टील के भी ब्रिज बनते हैं, लेकिन आरसीसी के आप ज़्यादा देखे होंगे, ठीक है। तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्यों आरसीसी का क्या लाभ है? तो देखो आरसीसी का लाभ देखो क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे या क्या होता है समझिए पहले। तो देखो सबसे पहले तो मतलब आरसीसी का जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, और केवल टेंशन में, केवल कंप्रेशन में नहीं, टेंशन में भी। तो आप इसको कॉपी पे ऐसे लिखिएगा कि एडवांटेज ऑफ आरसीसी हेडिंग डाल के, और पहला इसमें हेडिंग डालिएगा स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ हेडिंग डाल के और इसके अंदर लिख दीजिएगा कि आरसीसी का स्ट्रेंथ कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन में भी उच्च होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन में भी उच्च होता है। तो ये ऐसे आप लिखिएगा। क्यों होता है ये अब लिखने की, जो देखो एग्जाम में ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा इसको लिख सकें, ठीक है। तो आपको बस ये हेडिंग स्ट्रेंथ डालिएगा, हेडिंग इंग्लिश में ही डालिएगा। देखो जो सेमेस्टर के आपके कॉपी चेक करते हैं ना, वो लोग बीटेक वोटेक वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हिंदी लिखना उतना अच्छा रहता नहीं है, ठीक है। तो आप कम से कम कोशिश ये करिए कि हेडिंग जो है वो इंग्लिश में लिखिए, अंदर का जो भी मटेरियल है वो हेडिंग जो है इंग्लिश में और अंदर का मटेरियल हिंदी में, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला लाभ में पहला हो गया स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के अंदर क्या सेंटेंस लिखेंगे, तो इसके अंदर सेंटेंस लिखेंगे कि आरसीसी का जो सामर्थ्य होता है, स्ट्रेंथ माने सामर्थ्य, ठीक है, जो सामर्थ्य होता है वो कंप्रेशन में उच्च होने के साथ साथ टेंशन में भी उच्च होता है, ठीक है। तो ये इसका पहला लाभ हो गया। अच्छा, इसका सामर्थ्य टेंशन में उच्च क्यों हुआ? क्योंकि इसमें स्टील की छड़ें मिला दी गई। कंक्रीट का तो ऑलरेडी कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें जो स्टील की छड़ें मिला दी गई, तो अब ये आरसीसी है ना, आरसीसी यानी कंक्रीट में स्टील की छड़ें मिला दी गई तो आरसीसी बना। तो ये टेंशन के साथ, कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन में भी इसका सामर्थ्य उच्च होता है। अच्छा, दूसरा लाभ क्या है? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का हिंदी होता है टिकाऊपन, ठीक है। तो आप इसको ड्यूरेबिलिटी ही लिख दीजिएगा। हाँ, अगर आपको हिंदी नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में टिकाऊपन भी नोट कर लीजिएगा। तो देखो आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। इसके अंदर आप क्या लिख देंगे कि आरसीसी स्ट्रक्चर का जीवन काल, आरसीसी स्ट्रक्चर अतिरिक्त टिकाऊ होते हैं, इनका जीवन काल बहुत अधिक होता है, ठीक है। आपको पता ही है आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत सालों साल चलते हैं, 40 साल 50 साल, ठीक है। तो इनका ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तीसरा इनका लाभ क्या है? माउल्डेबिलिटी, ठीक है। माउल्डेबिलिटी माने होता है सुघट्यता, इसको हिंदी में सुघट्यता या ढाला, मतलब किसी भी शेप में ढाले जाने की जो गुण होता है उसी को माउल्डेबिलिटी कहते हैं। तो देखो आप इसको, ये सब टेक्निकल वर्ड हैं, इसको आप हिंदी के चक्कर में मत पढ़िए। हिंदी से कुछ समझ में आता है, सुघट्यता वघट्यता या ढलाईपन, ऐसा मैं कुछ बोलूँ तो क्या समझ में आता है? आप इसको माउल्डेबिलिटी ही लिख दीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लीजिए। देखो ये सब टेक्निकल सब ना आप आदत लगाइए धीरे धीरे। मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आदत लगाइए, देखो भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं बच्चों को कभी भी कहता हूँ कि टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में याद करो। तो देखो माउल्डेबिलिटी लिख दीजिएगा। इसके अंदर क्या लिखेंगे कि आरसीसी स्ट्रक्चर को किसी भी शेप में, किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। तो ये इसका लाभ हो गया। डक्टिलिटी, देखो स्टील की छड़ें इसमें मिला दी गई हैं। वैसे तो जो पीसीसी होता है ना वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल यानी लोड जब आवश्यकता से अधिक होगा, उसके सामर्थ्य से अधिक होगा तो अचानक फेल कर जाएगा, उसी को ब्रिटल कहते हैं। तो जनरली पीसीसी जो होता है, सीमेंट कंक्रीट जो होता है, वो ब्रिटल मटेरियल होता है। कोई भी कंक्रीट ब्रिटल ही होता है, लेकिन चूंकि आप इसमें स्टील की छड़ें मिला दिए तो अब तो ये आरसीसी हो गया। तो स्टील जो होता है वो डक्टाइल पदार्थ होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खिंचाएगा, मतलब फेल्योर के पहले आपको इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा, बहुत ज़्यादा विकृति आएगी, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, तब जाके ये टूटेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो आरसीसी में चूंकि स्टील मिला दिया गया है तो इसकी भी डक्टिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका हेडिंग डालिएगा डक्टिलिटी, और क्या लिख देगा कि आरसीसी में स्टील की छड़ें लगाने के कारण इसका डक्टिलिटी उच्च होता है। तो ये भी उसका लाभ है, ठीक है।
अच्छा, अवेलेबिलिटी, देखो अवेलेबिलिटी मान होता है उपलब्धता। आरसीसी का जो के जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे सैंड हो, चाहे ग्रेवल हो या स्टील हो, स्टील की छड़ें हो, ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं आसानी से उपलब्ध होते तो हम लोग शायद इतना अच्छा होने के बावजूद इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, लेकिन आसानी से, बताओ सीमेंट मिल ही जाता है, सैंड आपको पता ही है कितना आसानी से नदियों में सब मिल जाता है। ठीक है, तो इसके जो मटेरियल्स होते हैं आसानी से, मतलब देखो इतना आसानी से नहीं, लेकिन फिर भी बाकी मटेरियल्स की तुलना में काफ़ी आसानी से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में अतिरिक्त रूप में करते हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी में क्या लिखेंगे कि आरसीसी में प्रयोग होने वाली सामग्रियाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, जो चीज़ आसानी से मिल जाता है ना वो सस्ता भी होता है। तो इसीलिए आरसीसी जो मटेरियल है ये अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तुलना में सस्ता भी होता है। इसी में आप आगे एक लाइन बढ़ा दीजिएगा कि आरसीसी में उपलब्ध सामग्रियाँ, आरसीसी की जो आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं वो आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतः यह मटेरियल सस्ता होता है। फायर रजिस्टेंस इसका अंतिम लाभ आप लिख दीजिएगा। लाभ और भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप 6 लाभ बस लिखिएगा। फायर रेजिस्टेंट, देखो आरसीसी जो मटेरियल होता है या आरसीसी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फायर रेजिस्टेंट होते हैं, अग्नि प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है अग्नि प्रतिरोधी। तो वो वे जो मटेरियल होते हैं, आरसीसी जो मटेरियल होता है वो अग्नि प्रतिरोधी होता है, मतलब आग वगैरह उसमें ये नहीं है कि आसानी से लग जाएगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे मान लो टिम्बर हो गया, लकड़ी हो गया, तो बहुत जल्दी आग उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें आसानी से आग नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए ये एक अच्छी बात होगी ना कि आसानी से आग नहीं पकड़ रहा है, तो ये चीज़ होता है। तो इसमें भी लिख दीजिएगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर या आरसीसी मटेरियल, या आप यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखिएगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर फायर रेजिस्टेंस होते हैं, यानी अग्नि प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका अब डिसएडवांटेज देखिए क्या होता है। देखिए डिसएडवांटेज वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा डिसएडवांटेज होता तो इतना प्रयोग क्यों किया जाता है। तो डिसएडवांटेज 2-3 आप लिख दीजिएगा। देखो डिसएडवांटेज में ऐसे हेडिंग नहीं डालिएगा। ठीक है, सीधे आप क्या करिएगा, पॉइंट डाल के लिखिएगा। पहला डिसएडवांटेज ये लिखिएगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर भारी होते हैं। ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है ये भारी होते हैं। आप स्टील के या टिम्बर से तुलना करेंगे तो भारी होता है, तो आरसीसी स्ट्रक्चर भारी होते हैं। दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर के निर्माण में अत्यधिक फर्माबंदी यानी फार्म वर्क, अत्यधिक फर्माबंदी की आवश्यकता होती है, फार्म वर्क। ठीक है, तो ये आप इसको लिख दीजिएगा, अत्यधिक फर्माबंदी, FORMWOR के। ठीक है, अत्यधिक फर्माबंदी की आवश्यकता होती है। आपको पता ही है कि इसमें हमें फार्म वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे स्टील स्ट्रक्चर का अगर आप कंस्ट्रक्शन करें, स्टील स्ट्रक्चर माने जैसे पूरा ब्रिज ही स्टील का बना हो, ठीक है, पूरा बिल्डिंग स्टील की बनी हो, ऐसे भी बिल्डिंग होते हैं, तो उसमें आपको कोई क्या फर्माबंदी करनी पड़ती है? नहीं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फार्म वर्क करना पड़ता है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर के निर्माण में अत्यधिक फर्माबंदी की आवश्यकता होती है, फार्म वर्क की आवश्यकता होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, और तीसरा लिख दीजिएगा कि आरसीसी में प्रयोग की जाने वाली छड़ों का कोरोजन होता है। ठीक है, मतलब समय के साथ आपको पता ही है कोरोजन मतलब होता है संक्षारण। ठीक है, COROSSION, इसका मतलब होता है संक्षारण यानी जंग लगता है। तो आप ये लिख दीजिएगा कि आरसीसी में प्रयोग की जाने वाली छड़ों में कोरोजन की समस्या यानी संक्षारण की समस्या आती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। अगला जो आपका हेडिंग रहेगा वो है सूटेबिलिटी ऑफ स्टील एट रीइंफोर्सिंग मटेरियल। देखो ये हेडिंग आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। देखो आपके सिलेबस में जो हेडिंग, जैसे सबसे पहले तो आपका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, सेकेंड हेडिंग उसके बाद यही लिखा हुआ है सूटेबिलिटी ऑफ स्टील एट रीइंफोर्सिंग मटेरियल। तो ये हेडिंग देखो सिलेबस में ये हेडिंग एकदम ऐसे लिखा हुआ है ना, तो सेमेस्टर में इस हेडिंग के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि सेमेस्टर के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। हो सकता है कि ये हेडिंग आए, इंटरव्यू वगैरह में, वाइवा वगैरह में भी ये हेडिंग पूछा जाता है। कंपटीशन के लिहाज से घुमा के क्वेश्चन आते हैं। देखो आजकल जो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ रहा है ना, वो सीधे ऐसा नहीं आ रहा है कि आपको एक न्यूमेरिकल डाल दिया या आपको कोई फार्मूला पूछ दिया। क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, बताइए कौन सा वाक्य सही है, 4 वाक्य दे देगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसमें भी ऐसा रहेगा कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो मतलब जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तब जाके उसको आप कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझना है। ये सब चीज़ें आपको लगेगा भाई तो ऐसे ही हो जाएगा कि मतलब ये स्टील ही प्रयोग क्यों किया जाता है रीइंफोर्सिंग मटेरियल के रूप में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको तो हम किताब से रट लेंगे। बहुत बच्चे ये सब बोलते हैं भाई तो रटने वाली चीज़ हम किताब से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़
पढ़ेंगे वहाँ से। लेकिन आप देखिएगा जब मैं आपको बताऊँगा तो इसमें बहुत सारी बारीकी वाली बातें हैं, इसको आप ध्यान से नहीं समझे रहेंगे तो कंपटीशन में सेमेस्टर तो हो ही जाएगा, लेकिन कंपटीशन में आप फंसेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आप ये तीसरा हेडिंग अपने नोट्स में लिखिएगा। इसका हिंदी भी बता दे रहा हूँ कि प्रबलन पदार्थ के रूप में स्टील की उपयुक्तता। प्रबलन पदार्थ के रूप में स्टील की उपयुक्तता क्यों, मतलब रीइंफोर्समेंट के रूप में क्यों स्टील का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं हम लोग तांबा का प्रयोग कर लेते हैं, क्यों नहीं एल्युमिनियम का प्रयोग कर लेते हैं, क्यों स्टील का ही प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। या कोई और पदार्थ क्यों नहीं प्रयोग करते, रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बांस का प्रयोग कर लेते हैं, बैम्बू, ठीक है। तो क्यों स्टील का ही प्रयोग करते हैं, ये सब देखिए। तो देखिए, तो इसका सबसे पहला जो कारण है स्टील ही क्यों प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, तो पहला कारण है हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। आप ऐसे ही हेडिंग के रूप में लिखिएगा अपने नोट्स में, जब या एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग के रूप में लिखिएगा और सबके आगे थोड़ा सा एक सेंटेंस हिंदी में लिख कर समझा दीजिएगा। तो पहला कारण ये है कि स्टील ही क्यों, आरसीसी में क्यों स्टील का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो पहला कारण है हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि चूंकि स्टील का टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में स्ट्रेंथ हाई होता है। देखो जो पीसीसी होता है, पीसीसी उसका स्ट्रेंथ केवल कंप्रेशन में हाई होता है, टेंशन में हाई नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें स्टील की छड़ में मिलाते हैं, लेकिन जो स्टील की छड़ मिलाते हैं वो दोनों में मजबूत होता है। ये मत दिमाग में रखना कि स्टील केवल टेंशन में मजबूत होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, स्टील का दोनों में हाई होता है। तो बहुत अच्छी बात होगी ना कि हम एक ऐसा मटेरियल बनाए लगाए जो टेंशन में भी स्ट्रांग है, कंप्रेशन में भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये इसका कारण होता है। तो सबसे पहला हो गया हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ में क्या लिखेंगे कि स्टील का टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रेंथ हाई होता है, बस, ठीक है। मतलब ये उसका कारण है कि स्टील ही का उपयोग किया जाता है। तो बस आप लीजिएगा स्टील का टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रेंथ हाई होता है। हाई डक्टिलिटी, जाहिर सी बात है इसका डक्टिलिटी बहुत हाई होता है। स्टील जो है एक डक्टाइल पदार्थ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल, माइल्ड स्टील तो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक डक्टाइल होने का फायदा क्या है, देखो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा हाई डक्टिलिटी और इसके अंदर बताइएगा क्या बताएंगे, तो लिखेंगे कि स्टील का तन्यता यानी डक्टिलिटी उच्च होने के कारण यह फेल्योर के पहले इंडिकेशन देता है। फेल्योर के पहले इंडिकेशन देता है, ये बात याद रखिएगा। इंडिकेशन माने संकेत, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि अगर किसी चीज पदार्थ का डक्टिलिटी हाई है तो अचानक वो फेल नहीं करेगा, ब्रिटल तो है नहीं, डक्टिलिटी हाई है, तो वो जब फेल करने का नौबत आएगा तो पहले थोड़ा सा लटकेगा, ठीक है, धीरे 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 थोड़ा सा ऐसे होगा, डिफॉर्म होगा और तब कहीं जाके लास्ट में फेल्योर होगा। तो स्टील का डक्टिलिटी हाई होने, मतलब यहाँ पे हिंट डालेगा हाई डक्टिलिटी और अंदर क्या लिखेंगे कि डक्टिलिटी हाई होने के कारण स्टील फेल्योर के पहले इंडिकेशन देता है, ठीक है। अगर स्टील नहीं होता, कोई और पदार्थ होता जो केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देता लेकिन ब्रिटल होता, मान लो सपोज डेट ऐसा कुछ कोई होता, तो क्या फायदा, अचानक टूट जाता कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा लोड होने पर, ठीक है। तो हम सिविल इंजीनियरिंग में रिस्क नहीं ले सकते, हमें डक्टाइल पदार्थ ही चाहिए जो थोड़ा सा लोड अगर हैवी भी हो गया तो वो डिफॉर्म होना कि अचानक टूट जाए, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा लाभ है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंक्रीट होता है ना वो स्टील की छड़ों को बहुत तगड़ा, बहुत शक्तिशाली तरीके से उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसके बीच का मतलब स्टील और कंक्रीट के बीच का बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होता है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, देखो अगर जैसे मान लीजिए कि ये कॉलम है और इसमें आपने स्टील की छड़ें लगाई हुई हैं, इस तरह से आपने अगर स्टील की छड़ें ऐसे लगाई हुई हैं, ठीक, तो अगर इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग तगड़ा नहीं होगा तो फिर तो आपको स्ट्रेंथ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब भी जो कंक्रीट है वो स्टील को एकदम टाइटली ऐसे पकड़े रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये टाइटली ऐसे पकड़ा नहीं रहेगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि कंक्रीट जो है वो स्टील को अच्छे से पकड़ लेता है, यानी दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत शक्तिशाली होता है। तो आप तीसरा हेडिंग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि कंक्रीट और स्टील के मध्य का जो बॉन्ड होता है वो बहुत शक्तिशाली यानी स्ट्रांग होता है। कंक्रीट और स्टील के मध्य का बॉन्ड अत्यधिक स्ट्रांग होता है, ये हो गया। अच्छा, अल्फा कंक्रीट इज इक्वल टू अल्फा स्टील, ये चौथा कारण है जिसके वजह से स्टील ही ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको ज़रा समझ लीजिए। देखो अल्फा क्या होता है, देखो अल्फा आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, उष्मीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार गुणांक, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा।
अब ये अल्फा जो है ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, अगर वो पदार्थ 1 मीटर का है, जैसे मान लो मेरा ये स्टील की छड़ है, मान लो 1 मीटर की, तो अगर ये 1 मीटर का छड़ है, इसका तापमान आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ये कितना लंबा हो जाएगा? जितना लंबा हो जाएगा वही कहलाता है अल्फा, यानी ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो कंक्रीट का अल्फा यानी ऊष्मीय प्रसार गुणांक स्टील के ऊष्मीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ये भी एक ऐसा कारण है जो स्टील को ही सबसे ज़्यादा सूटेबल बनाता है रीइंफोर्समेंट मटेरियल के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसका अल्फा, मैंने अगर आप ये मान लो ये कंक्रीट की छड़ है और ये मान लो स्टील की छड़ है, इन दोनों का अल्फा जो है सेम ही निकल के आएगा अगर आप प्रयोग करके निकालें तो। अब इसका फायदा क्या है? अल्फा दोनों का सेम है तो मतलब उससे हमको क्या मिलेगा? नहीं भी सेम होता तो कोई दिक्कत आती क्या? हाँ, दिक्कत आती। जानते हो क्यों? देखो, अगर टेम्परेचर, आपको पता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर का टेम्परेचर वेरिएशन होता ही रहता है भाई, जाड़ा है, गर्मी है, दिन में भी कभी दोपहर है तो ज़्यादा तापमान, रात में कम तापमान। तो जब इसका तापमान बढ़ेगा घटेगा तो उस कंडीशन में तापमान बढ़ेगा तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बड़ा होगा, थोड़ा सा ही। देखो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन वो मिलीमीटर में माइनर ही होता है, लेकिन उतने ही से स्ट्रक्चर फेल कर जाता है। तो अगर ये कंक्रीट का जो भाग है ये बड़ा होगा और स्टील का भाग अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए या कम फैलाव हो स्टील में, मतलब दोनों के अगर फैलाव में अंतर हो तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। मतलब जैसे मान लो ये मेरा जो हाथ है चारों ओर का, ये कंक्रीट है और ये बीच का छड़ स्टील है। अब तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा, मान लो स्टील की छड़ ज़्यादा लंबी हो गई और कंक्रीट उतना फैल नहीं पा रहा है, उतना इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो दोनों के बीच का बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जाहिर बात है ये ज़्यादा ऊपर ज़्यादा फैलेगा तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है और ये कम फैल पाएगा तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अल्फा कंक्रीट और अल्फा स्टील, माने स्टील का जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक है वो कंक्रीट के ऊष्मीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। तो ये भी एक ऐसा कारण है जो स्टील को ही सूटेबल बनाता है रीइंफोर्समेंट मटेरियल के रूप में। ठीक है, तो ये कारण, मतलब आप तो अब इसको कॉपी पे कैसे लिखेंगे? बस कॉपी पे हेडिंग ये डाल देंगे और अंदर लिखेंगे कि स्टील और कंक्रीट का ऊष्मीय प्रसार गुणांक ब्रैकेट में अल्फा कर देंगे बराबर होता है, जिससे तापमान परिवर्तन होने पर इन दोनों के मध्य का बॉन्ड असफल नहीं होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, स्टील और कंक्रीट का ऊष्मीय प्रसार गुणांक बराबर होता है जिससे टेम्परेचर वेरिएशन होने से, तापमान परिवर्तन होने से दोनों के मध्य का बॉन्ड असफल या नहीं होता है। याद रहेगा ना ये बात? अच्छा, अगला देखिए क्या है। अगला है ई टेंशन इज इक्वल टू ई कॉम्प्रेशन। देखो स्टील का छड़, स्टील की जो छड़ होती है ना, आपको पता होगा ई क्या होता है? ई होता है यंग मॉडुलस, आप जानते हैं ना, ई होता है यंग मॉडुलस, इसे भी आप स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो यंग मॉडुलस है ई, ये स्टील की छड़ का कॉम्प्रेशन में और टेंशन में दोनों में इक्वल होता है। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग ई कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं, ठीक, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं, ऐसे ये बन के आता है। इस कर्व के ही ढाल को यानी टैन थीटा को, ये जो कोण बन रहा है ना, इसी का हम टैन थीटा निकाल दें तो हमें इसका ई पता चल जाएगा आगे चल के। हालांकि ये कर्व इधर उधर जाता है, लेकिन मैं इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कर्व आपको मिल रहा है, जो ग्राफ मिल रहा है, इसका ढाल या सीधा सा आप कहें ढाल माने प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल बटे विकृति, मान लो इतना प्रतिबल है और सपोज डेट इतना विकृति है, तो प्रतिबल बटे विकृति आप कर दें तो इसका ई आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये टेस्ट टेंशन में करें, मान लो कोई स्टील की छड़ है और उसको खींच रहे हो, आप उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है, और तब आप ये ग्राफ बनाएं और उस स्थिति में आप इस कोण का टैन थीटा निकालें, तो जो ई आएगा वही ई आता है अगर आप इस यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन लगाएं, तब मैंने छड़ को दबाते हुए ये वाला टेस्ट करें। ठीक है, ये ग्राफ बनाएं तो जितना, मान लो कि ये टेंशन वाला है और सपोर्टेड ये कॉम्प्रेशन वाला है, तो जो एंगल यहाँ मिलेगा वही एंगल इसका यहाँ मिलेगा, मतलब दोनों का ढाल सेम होगा। तो यानी स्टील की छड़ का टेंशन में भी वही यंग मॉडुलस होता है जो कॉम्प्रेशन में होता है। तो ये तो ये तो एक मतलब बात मैं बताया आपको कि स्टील की छड़ का जो यंग मॉडुलस होता है टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में सेम होता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर सेम है तो रीइंफोर्समेंट के रूप में क्यों उपयोग किया जाएगा? न अलग होता तो क्या कोई दिक्कत आ जाती? देखो दिक्कत तो कोई बड़ी नहीं आती, लेकिन एक चीज़ है कि ये सेम होने से ना हमें एक फ़ायदा ये होता है कि आगे आपको पता चलेगा कि जब हम लोग आरसीसी में एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे, मतलब हम लोग जब स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे या एनालिसिस करेंगे, आगे मैं आपको ये सब बताऊँगा,
होगा, एनालिसिस का और डिजाइन का मतलब क्या हुआ। तो जब हम ये सब काम करेंगे ना तो हमें ई की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस समय अगर टेंशन में ई अलग हो, कंप्रेशन में ई अलग हो, दो अलग अलग संख्याएं प्रयोग करनी पड़े, तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बना रहेगा कि अरे यहाँ ये ई इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ये ई इस्तेमाल करना है। ई सेम होने से हम निश्चिंत रहते हैं, चाहे टेंशन का हो चाहे कंप्रेशन का हो। देखो आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा ना कि स्टील की छड़ें हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि टेंशन जोन में प्रयोग की जाती हैं बीम के, लेकिन आगे चल के आपको ये भी सब पता चलेगा कि छड़ें कंप्रेशन जोन में भी प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा डबली रीइंफोर्स्ड बीम में। कुछ कारण हैं जिससे ऊपर भी छड़ें लगानी पड़ती हैं, तो वहाँ पे क्या ई अलग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ई अलग इस्तेमाल करेंगे, नहीं। ठीक है, तो ई दोनों क्योंकि स्टील का जो ई होता है वो दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है कि दोनों में सेम होने से हमारा एनालिसिस या डिज़ाइन का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे ई टेंशन इक्वल टू ई कंप्रेशन। अंदर क्या लिखेंगे कि स्टील का टेंशन और कंप्रेशन में यंग मॉडुलस ब्रैकेट में ई समान होता है, जिससे एनालिसिस और डिजाइन की गणनाएं आसान हो जाती हैं। लिख लोगे ना? ठीक है, अब अगला देखिए। अगला है वेल्डेबल। देखो स्टील जो है एक वेल्डेबल पदार्थ, आपको पता है कि स्टील की जो छड़ें होती हैं उसको आप वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो या और भी तरीके से ज्वाइंट बना सकते हैं, उसको आप बांध सकते हैं, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये वेल्डेबल होता है। कोई और पदार्थ आप इस्तेमाल कर दीजिए, लकड़ी है मान लो, लकड़ी का ही मान लीजिए आप रिइंफोर्समेंट लगा दिए, तो क्या उसको आप वेल्डिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्टील में ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि उसमें आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक वेल्डेबल का, तो बस आप हेडिंग डालिएगा वेल्डेबल, अंदर लिख दीजिएगा कि स्टील की छड़ों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है, बस। और सातवां और लास्ट है इजीली कट एंड बेंडेड। ठीक है, तो ये आपको लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि स्टील की छड़ों को आसानी से काटा जा सकता है और मोड़ा जा सकता है। कई जगह स्टील की छड़ों को मोड़ने की जरूरत पड़ जाती है, आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आसानी से इसे कट भी हम लोग कर सकते हैं कटर से, और आसानी से बेंड भी कर सकते हैं। तो ये सब कारण है जिससे रिइंफोर्समेंट के रूप में स्टील ही सबसे ज़्यादा सूटेबल मटेरियल हमें आता है समझ में। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग पूरा समझ में आ गया होगा, कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखो कंपटीशन में भी कुछ भी घुमा के इस टॉपिक से पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से समझे रहेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, एक बात और, ये जो पहला चैप्टर है ना, थोड़ा सा हल्का सा आपको लगेगा कि मतलब ये इसी टाइप का है क्या? नहीं, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, डिजाइन के एनालिसिस के पहले चैप्टर में मत जाओ। ये तो चैप्टर है थोड़ा सा बोरिंग भी मैं इसको कहूँगा, लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं इसमें, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो ये आपका मैं यहीं पे आज लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखिए लेक्चर नंबर 2 में जब आऊँगा मैं, तो अभी चैप्टर यही चलेगा, चैप्टर नंबर 1 ही। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको ये बताऊँगा कि आरसीसी में जो मटेरियल्स प्रयोग होते हैं ना, जैसे कंक्रीट प्रयोग होता है, स्टील प्रयोग होता है। कंक्रीट यानी वही पीसीसी। तो आरसीसी में जो दो मटेरियल प्रयोग होते हैं, कंक्रीट और स्टील, उन दोनों का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कंक्रीट के ग्रेड क्या होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट शब्द आपको बताऊंगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये सब टॉपिक कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सेमेस्टर में तो खैर इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन देखो आपसे बार बार मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेमेस्टर बहुत ज़्यादा मत सोचिए। सेमेस्टर तो हो ही जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कंपटीशन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों ना कर लिया जाए कि एक ही साथ दोनों काम हो जाए, सेमेस्टर की तैयारी भी अच्छी खासी हो जाए। पढ़ना तो यही सब चीज़ है, लेकिन अच्छे से पढ़ लोगे तो वही कंपटीशन में काम आ जाएगा। तो बुरे तरीके से क्यों पढ़ना है, काम चलाऊँ क्यों पढ़ना है। ठीक है, जब एक पढ़ाने वाला आदमी भी आपको मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, मैं मतलब अभी बता दे रहा हूँ, ये जो पहला लेक्चर था ये सेमेस्टर के लिए तो था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा चीज़ें कंपटीशन वाली रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको आगे की चीज़ें हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।